दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों, मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। UGC नेट सेट TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भक्ति काल चल रहा है और भक्ति काल के अंतर्गत जो सूफी काव्य है जो वो चल रहा है, तो उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और आज उसका दूसरा वीडियो है। तो देखते हैं कि कौन कौन से काव्य हैं और साथ में जो रचना है उसका जो प्रकाशन वर्ष है और उसको आसान से सरल शब्दों में आप उस रचना को कैसे याद कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो इसका जो भाग 1 है वो बन चुका है। इसमें कुछ जो काव्य हो गए, लगभग 8-9 में कल इससे जो पहले वाला वीडियो है मैं इसमें करवा चुकी हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सूफी काव्य भाग 1। तो ये आज भाग 2 है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं काव्य और कवि कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है और साथ में जो रचना है, जो काव्य है, उसकी भाषा क्या है, वो कभी कभी आप पूछ दिया जाता है। तो जो उसके बाद जो रचना है रूप मंजरी, ये रूप मंजरी है, ये नंददास की रचना है। जो कवि हो गए नंददास, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि है भक्ति काल के अंतर्गत। और इनकी जो ज़्यादातर रचना है, एक ट्रिक है कि जो इनकी रचना में ज़्यादातर मंजरी लगा हुआ है वो नंददास की आती है, ये ट्रिक है। लेकिन इसमें भी जो है कि एक है राम ध्यान मंजरी जो कि अग्रदास की है, जो राम भक्ति शाखा के कवि हुए हैं। तो आप यहाँ पे और ये नंददास जो हो गए ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो गए। जब हम अष्टशाप के कवि को पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसे बताऊंगी। लेकिन इनकी जो 5-6 रचना है मंजरी पे लगा हुआ है। जब मैं नंददास को पढ़ाऊंगी कृष्ण भक्ति शाखा में तो वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि रूप मंजरी ये नंददास की है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1568 ईस्वी और ये ब्रजभाषा में है। तो देख लेते हैं कि इसको याद कैसे करना है। तो इसको जो याद करना है कि नंद का रूप, नंद मतलब जैसे कृष्ण भगवान में बोला जाता है नंद के लाल है, वो नंद के लाल। तो नंद के लाल जो हो गए यानी कृष्ण जी हो गए। तो नंद के लाल का रूप कहाँ फैला था? ब्रज में। ब्रज के ही तो रहने वाले थे कृष्ण भगवान, ब्रज के रहने वाले थे। तो इसे याद कर सकते हैं कि नंद का रूप ब्रज में फैला हुआ था। तो आप इसे याद कर लेंगे कि नंद से हो जाएगा नंददास, रूप से रूप मंजरी और ब्रज से ब्रजभाषा। नंद का रूप ब्रज में फैली हुई थी। उसके बाद जो है माधवानल काम कंदला से 3 रचना है। 2 रचना हम पिछले वीडियो में कर चुके थे कि एक माधवानल काम कंदला था, एक माधवानल काम कंदला चौपाई था और एक माधवानल काम कंदला आलम का है। तो ये ज़्यादातर अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है तो एक तो माधवानल काम कंदला जो कि गणपति का था, जो मैं पिछले वीडियो में ट्रिक के साथ बता चुकी हूँ, माधव के गण। और यहाँ जो ये काम कंदला है ये आलम का है। ये ज़्यादातर यही पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1584 ईस्वी में और यह अवधी भाषा में है। तो इसको आपको कैसे याद करना है कि माधव से याद करना है। माधवानल काम कंदला, माधव अवध से यानी कि अवधी भाषा, माधव अवध से आम लाए। दोस्तों, आपको यहाँ पे इस पर नोट नहीं करना है क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका जो PDF ट्रिक के सहित मैं अपने जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल चल रहा है लर्न विथ रूबी, उसमें मैं इसे डाल दूँगी। तो आपको बस सिर्फ यहाँ पे याद करना है, यहाँ पे आपको इसको नोट नहीं करना है। तो आपको यहाँ से सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको आसानी से यहीं पे याद हो जाए, इसको आपको दोबारा देखने की ज़रूरी नहीं पड़े। तो माधव अवध से आम लाए, आम से आपको आलम याद करना है। अगर हम आलम से ल हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? आम। तो माधव अवध से आम लाए, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है छिताई वार्ता, और छिताई वार्ता के जो कवि हो गए नारायण दास। और ये जो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1590 ईस्वी में है और यह राजस्थानी भाषा में है। इसे हम कैसे याद करेंगे कि नारायण मतलब नारायण दास, नारायण राजा से वार्ता करते हैं। मतलब जो प्रभु हैं, नारायण मतलब नारायण किसको बोला जाता है? विष्णु भगवान को। हम सभी ने देखा होगा कि जो नारद भगवान है वो हमेशा नारायण करते रहते हैं। तो यहाँ पे याद करना है कि नारायण राजा से यानी कि राजस्थानी, नारायण राजा से वार्ता करते हैं। वार्ता मतलब बातचीत करना।
तो आप यहाँ से आसानी से याद हो जाएगा कि नारायण राजा से बात करते हैं, यानी कि वार्ता करते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली रचना हो जाएगी चित्रावली, और इसके जो कवि हो गए उस्मान, और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1613 ईस्वी में है, और यह अवधी भाषा में है। इसके बाद जितनी भी जो रचना है वो सब अवधी भाषा में है। सूफी काव्य के अंतर्गत अधिकतर जो रचना हुई है वो अवधी भाषा में हुई है, कुछ रचना ब्रज भाषा में हुई है और कुछ रचना राजस्थानी भाषा में हुई है, यानी कि 3 भाषाओं का ही प्रयोग हुआ है सूफी काव्य के अंतर्गत। तो देख लेते हैं, चित्र का हो गया, चित्रावली का उस्मान हो गया 1613 और अवधी भाषा में है। जिसको आपको कैसे याद करना है कि अवध में यानी कि जब हम घूमने गए अवध, ऐसे समझना है कि जब हम अवध गए, अवध मतलब कि अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र है वो अवध कहलाता है। तो जब हम अवध घूमने गए तो वहाँ क्या देखे कि जितनी भी चित्र है सब समान है, एक ही समान है, मुझे कुछ अंतर ही नहीं दिखलाई पड़ रहा है कि कोई भी चित्र में। ऐसे याद कर लेना है कि अवध जब हम घूमने गए तो अवध हम किस लिए घूमने जाते हैं, राम जी के पास जाते हैं, राम जी को देखने जाते हैं। तो जब हम अवध पहुँचे तो जितनी सारी चित्र थी वो सब एक समान थी, एक समान से याद रखना है उस समान, और चित्र थी यानी कि चित्रावली। अवध में जो थी चित्र एक समान थी, सभी चित्र जो थी वो समान थी, अवध में सभी चित्र समान थी। उसके बाद जो अगली रचना हो जाएगी वो हो गई रस रतन, और रस रतन के जो कवि हो गए वो है पोहकर कवि, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1618 में, और इसकी जो भाषा हो गई वो अवधी भाषा हो गई। जिसको कैसे याद करना है कि रतन पूछ कर यानी कि पुहकर कहाँ जाते हैं, अवध जाते हैं। मतलब कि रतन इतना आज्ञाकारी बच्चा है, इतना आज्ञाकारी है कि वो कहीं भी जाता है तो अपने माता पिता से पूछ के ही जाता है। तो वो कहाँ जा रहा है, रतन अवध जा रहा है, वो भी पूछ कर जा रहा है, रतन पूछ कर अवध जा रहा है। उसके बाद जो अगली रचना हो जाएगी ज्ञानदीप, और इसके जो कवि हो गए हैं शेख नबी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1619, और इसकी भी जो भाषा हो गई वो अवधी भाषा हो गई। आपको यहाँ से याद कर लेना होगा कि जो ये रचना है, ये सारी अंतिम जितनी भी रचना हो गई सूफी काव्य के अंतर्गत वो सब अवधी भाषा में हो गई हुई है। तो ज्ञानदीप का क्या हो गया, शेख नबी अवध में। तो हम ऐसे करते हैं कि ज्ञान नबी से याद कर लेना है आपको नवाब। तो नवाब जो होता है, हम सब जैसे जनरली सामान्यतः किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं कि बहुत नवाब बनते हो। कि नवाब क्या करता है, ज्ञान बखाड़ता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो नवाब ज्ञान देता है, कहाँ देता है ज्ञान, वो अवध में ही जाके ज्ञान देता है। यानी कि अवध जो हो गया वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया कि सब काम जो हो रहा है अवध में ही, और अवध में चित्र समान है। रतन पूछ कर अवध जाता है, और जो नवाब है वो भी ज्ञान कहाँ देता है, अवध में ही देता है। तो आप यहाँ पे अवध जो है अवधी भाषा है, यानी कि अवध हो गया। अवध क्या हो गया, एक कॉमन शब्द हो गया हुआ है सारी ट्रिक्सों में। ये ऐसे याद रख लेना है कि क्या हो गया, सभी समान, अवध में सभी चित्र समान है, रतन पूछ कर अवध जाता है। फिर जो नवाब है वो ज्ञान कहाँ देता है, अवध में देता है। उसके बाद है नल दमयंती का हो गया नरपति व्यास, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1625, और ये भी अवधी भाषा में लिखा गया हुआ है। इसको जो याद करना है कि नरपति जो है, नरपति कौन हो गया है, जो नरपति है वो कहाँ रहते हैं, दमन में रहते हैं। आपको नल दमयंती से याद रखना है कि दमन, अगर जब हम एग्जाम में अगर दमन शब्द देखेंगे तो दमयंती समझ जाएंगे, क्योंकि बस उसी के आसपास का शब्द है। ऐसे भी दोस्तों जब हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो कोई भी चीज़ हमें बहुत लंबे समय तक, हमें उस जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो नरपति कहाँ रहते हैं, दमन में रहते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे अवध नहीं लिया है क्योंकि हम समझ जाएंगे कि अंतिम जितनी भी रचना हुई है वो सब अवधी भाषा में लिखी गई हुई है। तो नरपति जो हो गए, नरपति या फिर व्यास याद रख लीजिए, व्यास कहाँ रहते हैं, दमन में रहते हैं। उसके बाद है हंस जवाहर जो कि कासिम शाह का है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हो गया 1731, और यह अवधी भाषा में है। तो इसको कैसे याद करना है कि काश मेरे सभी की क्या इच्छा होती है, काश हमारे पास जवाहर हो, यानी कि धन दौलत हो। सभी चाहते हैं कि हमारे पास धन हो, दौलत हो, हम अमीर रहे। तो यहाँ पे जो याद करना है कि काश मेरे पास जवाहर होता, तो काश से हो जाएगा कासिम शाह,
और जवाहर से जवाहिर, हंस जवाहिर। उसके बाद जो अगला हो जाएगा कि नल चरित्र, और इसके जो मुकुंद सिंह हो गए, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1641 ईस्वी है, और इसका जो भाषा हो गया हुआ है वो अवधी भाषा हो गया हुआ है। तो इसको हम कि मुकुंद का चरित्र, यानी कि जो कोई मुकुंद नाम का लड़का था उसका जो चरित्र था ना, उसका जो चरित्र था वो बहुत अच्छा था, यानी कि उसका जो चरित्र था क्या था, उत्तम था। तो हमको ऐसे याद करना होगा कि जो मुकुंद सिंह का हो जाएगा चरित्र नल चरित्र, नल चरित्र से हो जाएगा नल चरित्र, और मुकुंद सिंह से हो जाएगा मुकुंद, यानी कि मुकुंद का चरित्र बहुत अच्छा था। मुकुंद का चरित्र क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद है इंद्रावती। तो इंद्रावती है, इसके जो कवि हो गए वह नूर मोहम्मद, और यह 1744 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये अवधी भाषा में है। और इसकी इंद्रावती और जो नूर मोहम्मद है इनकी दूसरी भी रचना है अनुराग बांसुरी, ये भी जो है नूर मोहम्मद की ही है, और यह 1764 ईस्वी में है, और यह अवधी भाषा में है। यानी कि नूर मोहम्मद की 2 रचना हो गई, एक तो इंद्रावती हो गई, दूसरा अनुराग बांसुरी हो गई। तो इसको कैसे याद करना है कि मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद जो है वो इंद्रावती आपको याद रखना है कि इंद्रावती कोई जगह का नाम है। तो मोहम्मद क्या होते हैं, मोहम्मद जो है वो इंद्रावती में बांसुरी बजाते हैं। तो यहाँ से आपको दोनों रचना याद हो जाएगी कि मोहम्मद इंद्रावती में बांसुरी बजाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये रचना याद हो गई। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसके अंतर्गत जितनी भी रचना आई है सूफी काव्य के अंतर्गत, ये सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक क्विज लेके आई हूँ कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सूफी का अर्थ क्या होता है। जैसे हम 2 वीडियो में पढ़ रहे हैं सूफी काव्य, और सूफी काव्य हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सूफी काव्य का मतलब क्या होता है, और जो फर्स्ट मतलब कि जो 3 कमेंट आएगा उसका नाम मैं अपने अगले वीडियो में लूँगी। तो आपको कमेंट में बताना है कि सूफी काव्य का अर्थ क्या होता है, यानी कि सूफी का अर्थ क्या होता है। ये आपको जहाँ से खोज के बताना है, जो सबसे पहले बताएंगे 3 कैंडिडेट, उनका जो मैं नाम अपनी इस वीडियो में लिखूंगी। दोस्तों यहाँ पे एक और बात, महत्वपूर्ण बात हो जाती है सूफी काव्य के अंतर्गत, जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो ये है कि सूफी काव्य के अंतर्गत जो भी रचनाएं हुई हैं, ये जो रचनाएं जो हुई है, ये 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। ज़्यादातर जो रचना हुई है उसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा है, लेकिन जो कुछ रचनाएं हैं जो 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। तो जो हमारे रामचरितमानस जो हमारा जो ग्रंथ है उसमें भी 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। जो हमारे तुलसीदास जी थे, जो पद्मावत की जो रचना हुई है, जैसी ने जो पद्मावत की रचना की, तो जो 7 चौपाई के बाद जो एक दोहा दिए, इससे वो बहुत प्रभावित हो गए थे। और उन्होंने उनका भी ऐसा मन था कि मैं भी ऐसा कोई किसी काव्य की रचना करूं जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा दूं। तो उन्होंने पद्मावत को देख के ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा। तो सूफी काव्य के अंतर्गत कुछ रचना है जो 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। तो किसी बार एग्जाम में पूछा गया था कि 5 चौपाई के बाद एक दोहा किन किन रचनाओं में है, तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक मैं ट्रिक लिखी हूँ, इस ट्रिक को आपको याद करना है कि मृग मधु खाने के लिए इंद्र के पास गया। मृग मतलब हिरन, तो ऐसा समझ लेना कि हिरन क्या होता है, हिरन को बहुत पसंद होता है मधु मतलब शहद। तो हिरन को क्या हो गया, शहद बहुत पसंद है, वो खाने के लिए कहाँ गया, इंद्र के पास गया। और जब वहाँ पे पहुँचा, जब वो इंद्र के पास पहुँचा तो सच में वहाँ क्या था, चंद मतलब थोड़ा बहुत कंदमूल वहाँ पे रखा था। तो इस जो लाइन है इसको आपको कैसे बैठाना है, ये देखिए, मृग से याद रखना है मृगावती, मधु से मधुमालती, और ये जो खाने के लिए है इससे कुछ नहीं है, इंद्र से हो गया इंद्रावती। और इसके बाद सच से हो जाएगा सत्यवती कथा, और चंद से हो जाएगा चंदायन, और कंदमूल से आपको याद रखना है माधवानल काम कंदला, जो कि आलम द्वारा लिखा हुआ है। जो 3 जो रचना है माधवानल काम कंदला, उसमें जो ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, यानी कि ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो जो आलम द्वारा लिखा हुआ है माधवानल काम कंदला, वहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि मृग मधु खाने के लिए इंद्र के पास गया, और सच में वहाँ चंद कंदमूल रखा था।
तो आपको इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि ये 5 चौपाई के बाद एक दोहा है इन रचनाओं में, जिसका मैं अभी नाम बोली हूँ। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन और आलम के द्वारा जो लिखा हुआ है माधवा नलकाम गंधला, इसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। उसके बाद जो 7 चौपाई के बाद एक दोहा किस में है, तो इसकी 2 ही रचना है, पद्मावत और चित्रावली। ये जो 2 रचना है पद्मावत और चित्रावली, इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा है जो सूफी काव्य के अंतर्गत जो रचनाएं हुई हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूफी काव्य के अंतर्गत कौन से नायक हैं और किस काव्य से है। तो 1-2 प्रश्न कभी कभी यहाँ से पूछा गया है, तो मैं उसे आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आपको इसे याद कर लेना है। जो चंदायन में जो नायक है वो लोड है और नायिका जो है ये चंदा है। तो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो चंदायन को जो माता प्रसाद जो हमारे साहित्यकार है वो लोड कथा कहा है। तो लोड कथा से आप याद कर लेंगे चंदा की जो क्या होगी, जो किसी माँ का जो बेटा होता है वो चंदा के समान होता है। सभी अपने बेटे को क्या मानते हैं, चंदा सा मुख। तो माँ का बेटा का मुख कैसा हो गया, चंदा के समान। तो माँ क्या करती है अपने बेटे के लिए, लोड़ी गाती है। तो लोड और चंदा, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा में ऋतुवर्ण हो गया नायक और नायिका जो हो गई सत्यवती कथा। ये सत्यवती तो आपको याद हो जाएगा कि नायिका है, और ऋतुवर्ण तो सत्य में ऋतु जो होती है, ऋतु क्या है, ऋतु को जो यानी कि जो गर्मी के बाद क्या आती है, बरसात आती है, बरसात के बाद शरद ऋतु आती है। तो ये जो ऋतु का जो क्रम चलता रहता है सच में क्या है, सही तो है। कभी हुआ है कि जो बरसात के बाद फिर से गर्मी आ गई, कभी नहीं आती है। तो ये ऋतु का क्या है, एक चक्र सही में चलता रहता है। तो यहाँ से याद रखिए ऋतुवर्ण सच में यानी कि सत्यवती कथा, और सत्यवती जो हो गई वो इसकी नायिका हो गई। उसके बाद मृगावती में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो नायक, कोई भी नायक कहीं किसी भी कोई फिल्म भी देखते हैं या किसी भी रचना में, सब में अगर नायक क्या राजकुमार ही माना जाता है, तो राजकुमार है इसका नायक और मृगावती नायिका है। इसके बाद मधुमालती है। मधुमालती में जो नायिका हो गई, मैं यहाँ पे गलत उल्टा लिख दी हूँ। तो मधुमालती में जो नायिका हो गई, एक तो मधुमालती हो गई और जो नायक हो गया वो मनोहर हो गया हुआ है। और इसमें जो हम सभी जानते हैं सहनायिका और सहनायक, कभी कभी कोई किसी फिल्म में क्या होता है, 2 हीरो हीरोइन रहते हैं, एक तो हीरो हीरोइन जो मेन हो जाते हैं और दूसरा जो साइड हीरो हीरोइन हो जाते हैं। तो यहीं पे जो मेन हो जाएंगे, जो प्रमुख है मधुमालती और मनोहर, और दूसरे इसको सहनायक नायिका भी बोल सकते हैं। तो सहनायिका जो हो गई वो प्रेमा हो गई और सहनायक जो हो गए ताराचंद हो गया। और ये प्रेमा और ताराचंद कितनी बार आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना होगा कि ये मधुमालती में सहनायक और सहनायिका के रूप में है। ये प्रमुख नहीं है, ये प्रमुख नायक नायिका नहीं है, ये सहनायिका और सहनायक है। इसके बाद है इंद्रावती। तो इंद्रावती में जो है कभी कभी जगह का नाम भी पूछा गया हुआ है टीजीटी बीजीटी में, कि कलिंजर के राजकुमार राजकुंवर, कलिंजर के जो राजकुमार थे उसका नाम राजकुमार था, और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती। ये तो आपको याद हो जाएगा कि इंद्रावती है वो कहाँ की है, आगमपुर की है। यानी कि कोई भी राजकुमारी होता है ना कि कहीं आगमन हुआ है, कोई बड़ा बड़ा जब आदमी आता है तो क्या कहते हैं कि आगमन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंद्रावती का आगमन हुआ है, यानी कि वो आगमपुर की है। और उसके बाद चित्रावली, तो नेपाल की राजकुमार सुजान और राजकुमारी चित्रावली। ये जो सुजान है ये बहुत ही प्रमुख है और कितनी बार एग्जाम में आया गया हुआ है। तो कहाँ के राजा है, ये नेपाल के राजा है, नेपाल की राजकुमार सुजान है और ये चित्रावली में है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैं आज बताना चाह रही थी वो आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। आगे की वीडियो में मेरे सूफी काव्य के अंतर्गत जितना भी प्रश्न कुछ पूछे गए हैं, प्रमुख प्रश्न, उसको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी कि उसको क्रम से कैसे लगाना है, या फिर कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो छूट गया हुआ है वो एक अगले वीडियो में मैं बनाऊंगी। दोस्तों आपको मेरा ये आज का प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों।